हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग वाईसीटी के बुक से बीपीएससी एडीओ के सामान्य अध्ययन के प्रैक्टिस सेट को आपके साथ डिस्कस करेंगे। और इसके पहले की वीडियोस में भी हमने बीपीएससी एडीओ के प्रैक्टिस सेट को आपके साथ डिस्कस किया है। अगर अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे जाके देख सकते हैं। तो बिना देरी किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले की वीडियोस में हमने प्रैक्टिस सेट 5 तक के क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 6 के क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इनमें से किसकी नियुक्ति 1764 के बाद बिहार के उप दीवान के तौर पर हुई थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सीतब राय। बक्सर की लड़ाई जो कि 1764 ईस्वी में हुई थी, उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दीवानी अधिकार प्राप्त हुए थे और इसी समय कंपनी ने 2 भारतीयों को उप दीवान नियुक्त किया था। मोहम्मद रजा खान को बंगाल का और राजा सीताब राय को बिहार का उप दीवान नियुक्त किया गया था। यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 2, नवंबर 2016 में मुद्रा के विमुद्रीकरण का मूल्य लगभग 15,41,793 करोड़ रुपए थी। लौटाई गई कुल विमुद्रित करेंसी का मूल्य क्या था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 15,31,073 करोड़ रुपए। फिर क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस संगठन को सूचना का अधिकार कानून 2005 के अधीन छूट प्राप्त संगठन की सूची में शामिल किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम यानी सीईआरटी को सूचना का अधिकार कानून 2005 के अधीन छूट प्राप्त संगठन की सूची में शामिल किया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 4, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 अस्तित्व में आया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 अप्रैल 2010 से। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 1 अप्रैल 2010 को अस्तित्व में आया और इसका उद्देश्य निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना है। फिर क्वेश्चन नंबर 5, पृथ्वी के क्रोड में सर्वाधिक पाए जाने वाले तत्व है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, निकेल और फेरस। पृथ्वी के क्रोड में सर्वाधिक मात्रा में निकेल और लोहा यानी कि फेरस की प्रधानता होती है और इसी कारण इस परत को नीफे कहा जाता है और यह पृथ्वी की तीसरी और अंतिम परत है। फिर क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। क्योंकि ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन जो कि 1851 में स्टैब्लिश हुआ था और इंडियन एसोसिएशन जो कि 1876 में स्टैब्लिश हुआ था और इंडियन लीग जो कि 1875 में स्टैब्लिश हुआ था और इंडियन नेशनल यूनियन, ये चारों ही संस्थाएं जो थी वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती थी। यानी कि ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 7, मद्रास महाजन सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्योंकि मद्रास महाजन सभा का गठन 1884 ईस्वी में एम वीर राघवाचारी, बी सुब्रमण्यम अय्यर और पी आनंद चार्लू के द्वारा किया गया था और इसका मुख्यालय तमिलनाडु में स्थित था और इस सभा का उद्देश्य स्थानीय संगठन के कार्यों को समन्वित करना था, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 8, बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 4,595 किलोमीटर। फिर क्वेश्चन नंबर 9, बिहार के किस जिले में सोमेश्वर पहाड़ी स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पश्चिम चंपारण में। सोमेश्वर पहाड़ी बिहार के पश्चिम चंपारण में स्थित है और सोमेश्वर पहाड़ी तराई में स्थित शिवालिक हिमालय का भाग है। फिर क्वेश्चन नंबर 10, बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा है?
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि बिहार राज्य के नालंदा जिले में राजगीर शहर है जो कि 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है और राजगीर की पहाड़ियां विश्व में प्रसिद्ध हैं और राजगीर की 5 पहाड़ियों के नाम विपुलगिरी, रत्नागिरी, उदयगिरी, स्वर्णगिरी और व्यवहारगिरी है। फिर क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सा बिहार के भूगर्भिक इतिहास में सबसे नवीनतम है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहार का मैदान। बिहार का मैदानी भाग बिहार के भूगर्भिक इतिहास में सबसे नवीनतम है। फिर क्वेश्चन नंबर 12, बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं ओडिशा के नए प्रांत का निर्माण हुआ का नेतृत्व किया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सच्चिदानंद सिन्हा ने। बिहार में अलग प्रांत का निर्माण करने के लिए चलाए गए आंदोलन का नेतृत्व डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और महेश नारायण द्वारा किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, शेर शाह सूरी, समस्तीपुर में मकबरा। यह जो जोड़ी है वो सही नहीं है क्योंकि शेर शाह सूरी का मकबरा सासाराम में स्थित है, न कि समस्तीपुर में। फिर क्वेश्चन नंबर 14, किस वर्ष बिहार को बंगाल से अलग किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। 22 मार्च 1912 को बंगाल प्रांत से बिहार और उड़ीसा को अलग करके एक नया प्रांत बनाया गया था और भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत 1 अप्रैल 1936 को पुनः बिहार और उड़ीसा को अलग अलग प्रांतों में विभाजित कर दिया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 15, मैनहट्टन परियोजना क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, एक अनुसंधान और विकास उपक्रम जिसने पहले परमाणु हथियार का उत्पादन किया। मैनहट्टन परियोजना द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका द्वारा यूनाइटेड किंगडम और कनाडा के सहयोग से चलाया गया शोध, निर्माण और विकास कार्यक्रम था जिसके अंतर्गत पहले परमाणु हथियार का उत्पादन किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 16, अक्टूबर 2022 में लॉन्च किए गए टेस्ला के ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्टिमस। अक्टूबर 2022 में लॉन्च किए गए टेस्ला के ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम ऑप्टिमस है। फिर क्वेश्चन नंबर 17, हमारे शरीर में मलेरिया परजीवी का भंडारण स्थल है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यकृत। फिर क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा मेल सही नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, आधार के पास शाखाओं के साथ मोटा कठोर तना पेड़। आधार के पास शाखाओं के साथ मोटा कठोर तना झाड़ी कहलाता है, न कि पेड़। फिर क्वेश्चन नंबर 19, सक्शन पुल के कारण पेड़ों में पानी बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है, जिसका कारण है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, वाष्पोत्सर्जन। फिर क्वेश्चन नंबर 20, पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः किससे प्राप्त करते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, मृदा से। पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः मृदा से प्राप्त करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 21, डीएनए का कौन सा भाग प्रोटीन की सूचना देता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जीन। डीएनए का वह भाग जो प्रोटीन के लिए जानकारी प्रदान करता है वह जीन है और जीन प्रत्येक मानव कोशिका के अंदर पाए जाते हैं जिन्हें केवल शक्तिशाली माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है और प्रत्येक व्यक्ति में लगभग 20,000 जीन होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 22, पाचन के बाद प्रोटीन किस में परिवर्तित होते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, एमिनो एसिड में। पाचन क्रिया प्रारंभ होने पर प्रोटीन अमीनो एसिड में, वसा ग्लिसरॉल में और कार्बोहाइड्रेट सरल ग्लूकोज में टूट जाते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 23, अधिकतर एंजाइम होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रोटीन। अधिकतर एंजाइम प्रोटीन होते हैं।
और अनेक जटिल प्रोटीन मेटाबॉलिक प्रक्रियाओं में एंजाइम का कार्य करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, कैडमियम। कैडमियम रेडियोधर्मी तत्व नहीं है, जबकि यूरेनियम, थोरियम, रेडियम ये तीनों ही रेडियोधर्मी तत्व है। केडियम एक रासायनिक तत्व है जिसे सीडी से प्रदर्शित किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा एल्कोहल पेय के लिए उपयुक्त है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, एथेनॉल। 100% शुद्ध एथेनॉल को पूर्ण शराब कहा जाता है और इसका निर्माण शुद्धिकृत स्पिरिट से किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 26, ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित करने वाला एंजाइम है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जाइमेज। जाइमेज एंजाइम ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित करता है और यह एंजाइम किण्वन प्रक्रिया के माध्यम से यह क्रिया करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 27, पानी में घुलने पर उसे कठोर बनाने वाला यौगिक है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, वह यौगिक जो पानी में घुलने पर पानी को कठोर बना देता है वह कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 28, शुष्क HCl गैस शुष्क लिटमस पत्र का रंग क्यों नहीं बदलती? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कोई H3O+ आयन मौजूद नहीं होंगे। लिटमस केवल H3O+ आयन की उपस्थिति में रंग बदलता है। फिर क्वेश्चन नंबर 29, चांदी, लोहा और तांबा प्रकृति में प्रतिक्रियाशील है। निम्नलिखित में से उनकी प्रतिक्रिया का सही क्रम है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। चूंकि प्रश्न में अभिक्रियाशीलता के बढ़ते या घटते क्रम का उल्लेख नहीं किया गया है, इस वजह से ऑप्शन ई इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 30, एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, द्रव्यमान संख्या में। ऐसे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक समान हो परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न होता है वे समस्थानिक कहलाते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 31, नाभिकीय रिएक्टरों में D2O का उपयोग होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मंदक के रूप में। नाभिकीय रिएक्टरों में D2O का उपयोग मंदक के रूप में होता है, जहां पर न्यूट्रॉन को धीमा करने के लिए न्यूट्रॉन मॉडरेटर के रूप में कार्य करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 32, एक वर्णी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है। निम्नलिखित में से कौन सा गुण नहीं बदलता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, आवृत्ति। एक वर्णी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश की चाल, तरंग दैर्ध्य और तीव्रता बदल जाती है, परंतु प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलती है। फिर क्वेश्चन नंबर 33, हालांकि दृश्य प्रकाश में जल पारदर्शक होता है, दूरस्थ वस्तुओं को जल की महीन बूंदों से निर्मित कोहरे में नहीं देखा जा सकता। यह इसलिए होता है क्योंकि, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, अधिकतर प्रकाश बिखरकर आभासी अस्पष्टता निर्मित करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 34, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, पानी में इसे डुबोने पर यह कार्य करेगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी। फिर क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से कौन सी सदिश राशि नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, गति। गति एक सदिश राशि नहीं है और सदिश राशि वे भौतिक राशियां हैं जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी दी गई होती है, जैसे वेग, विस्थापन, त्वरण, बल, संवेग आदि। फिर क्वेश्चन नंबर 36, प्रकाश वर्ष मात्रक है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, दूरी का। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। फिर क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, विद्युत धारा। ऐसी राशियां जो एक दूसरे से स्वतंत्र रहती हैं और जिन्हें एक दूसरे से बदला नहीं जा सकता है वे मूल भौतिक राशियां कहलाती हैं और दिए गए ऑप्शंस में से विद्युत धारा एक मूल राशि है।
फिर क्वेश्चन नंबर 38, भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगा था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सिंदरी में। भारत का पहला उर्वरक संयंत्र सिंदरी, जो कि बिहार में है, वहां पर लगाया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 39, भारतीय अर्थव्यवस्था में किस पंचवर्षीय योजना काल के दौरान कीमत स्तर घटा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रथम योजना में। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक रहा था और इस योजना में कीमत स्तर घटा था। फिर क्वेश्चन नंबर 40, भारत में राष्ट्रीय लेखा समंक एकत्रित किए जाते हैं। तो जब यह क्वेश्चन पूछा गया था उस समय राष्ट्रीय लेखा समंक केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा एकत्रित किए जाते थे, लेकिन वर्तमान में यह कार्य राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी एनएसओ के द्वारा किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 41, भारत सरकार द्वारा समुदाय विकास योजनाओं की शुरुआत किया गया 2 अक्टूबर। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1952 को। भारत सरकार के द्वारा सामुदायिक विकास योजनाओं की शुरुआत 2 अक्टूबर 1952 से हुई थी, जिसका प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण विकास दर को बढ़ाना था। फिर क्वेश्चन नंबर 42, इनमें से किसने गरीबी निवारण के प्रभावपूर्ण अस्त्र के रूप में स्वयं सेवा समूह के विचार को दिया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहम्मद यूनुस ने। फिर क्वेश्चन नंबर 43, भारत के किस राज्य की वर्तमान मूल्यों पर नवीनतम प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बिहार। भारत के बिहार राज्य की वर्तमान मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है, जबकि गोवा प्रति व्यक्ति आय के मामले में सबसे आगे है। फिर क्वेश्चन नंबर 44, विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 50% से अधिक निर्धन इन 4 राज्यों में निवास करते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 50% से अधिक निर्धन भारत के 4 राज्यों उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में निवास करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 45, अर्थव्यवस्था में आर्थिक आपूर्ति की रकम निम्नलिखित में से किस समष्टि अर्थशास्त्र चर को प्रभावित करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मूल्य स्तर। फिर क्वेश्चन नंबर 46, पंचायत सदस्य की अयोग्यता का प्रश्न कौन निर्धारित करेगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ऐसी संस्था जिसे राज्य विधानमंडल मुहैया करा सके। फिर क्वेश्चन नंबर 47, पंचायती राज निम्नलिखित में से किसका विषय है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, राज्य सूची का। पंचायती राज राज्य सूची का विषय है और 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा 11वीं अनुसूची में इसे जोड़ा गया था और इसमें 29 संबंधी विषयों को रखा गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 48, हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, समाप्त होने का विषय नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 83 क्लोज 1 के अनुसार राज्यसभा का विघटन नहीं होगा, अर्थात यह एक अस्थायी सदन है, किंतु उसके सदस्यों में से 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष की समाप्ति पर सेवानिवृत्त हो जाएंगे। इसका मतलब यह है कि प्रत्येक दूसरे वर्ष 1/3 सदस्यों के लिए निर्वाचन होगा और इस प्रकार राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होगा, लेकिन राज्यसभा का विघटन नहीं होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 49, भारत का प्रधानमंत्री मुखिया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, केंद्रीय सरकार का। फिर क्वेश्चन नंबर 50, वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत के राष्ट्रपति की। वित्त बिल के लिए भारत के राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। तो क्वेश्चन नंबर 51 है, 18वीं लोकसभा के लिए प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसे चुना गया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, भर्तृहरि महताब को। 18वीं लोकसभा के लिए प्रोटेम स्पीकर के रूप में भर्तृहरि महताब को चुना गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 52,
निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज आम बजट के साथ लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, आर्थिक सर्वेक्षण। आम बजट के साथ लोकसभा में आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत नहीं किया जाता है। यह बजट से एक दिन पूर्व लोकसभा में पेश किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 53, रामनाथ कोविंद भारत के डैश राष्ट्रपति है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 14वें। रामनाथ कोविंद भारत के 14वें राष्ट्रपति थे, जबकि द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति है, जो कि भारत की पहली महिला जनजातीय राष्ट्रपति हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 54, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 310 किस सिद्धांत का प्रतीक है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रसाद का सिद्धांत। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 310 में प्रसाद पर्यंत का सिद्धांत दिया गया है, जबकि पृथक्करण का सिद्धांत अनुच्छेद 13 में दिया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 55, भारत ने एक मजबूत केंद्र के साथ संघीय प्रणाली का विचार उधार लिया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, कनाडा से। भारत ने एक मजबूत केंद्र के साथ संघीय प्रणाली का विचार कनाडा से उधार लिया था। फिर क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सन 1949 में भारतीय संघ में सम्मिलित हुआ? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मणिपुर। मणिपुर राज्य अक्टूबर 1949 ईस्वी में भारतीय संघ में सम्मिलित हुआ था। फिर क्वेश्चन नंबर 57, भारत के किस राज्य में वन्य जीव अभ्यारण्य सबसे अधिक संख्या में है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र में। दिए गए ऑप्शंस में सर्वाधिक वन्य जीव अभ्यारण्य महाराष्ट्र में है, जहां पे कि वन्य जीव अभ्यारण्य की संख्या 49 है। जबकि ऐसे ओवरऑल बात करें तो भारत में सर्वाधिक वन्य जीव अभ्यारण्य अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, जहां पे इनकी संख्या 97 है, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया था। इस वजह से ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन सी, महाराष्ट्र, इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 58, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान डैश के नजदीक है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जयपुर। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में स्थित है, जो कि जयपुर के नजदीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 59, कौन सा वैश्विक सम्मेलन ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जनों में कमी के लिए आयोजित वैश्विक समझौते की दिशा में पहला कदम था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योटो 1997। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी के लिए आयोजित वैश्विक समझौतों की दिशा में पहला कदम क्योटो सम्मेलन था, और क्योटो सम्मेलन दिसंबर 1997 में जापान के क्योटो शहर में आयोजित हुआ था। फिर क्वेश्चन नंबर 60, श्वसन मूल किस में पाए जाते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। श्वसन मूल जलोद्भिद और लवणोद्भिद दोनों ही प्रकार के पादपों में पाए जाते हैं। इस वजह से ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। प्राथमिक प्रदूषकों की परस्पर क्रिया और प्रतिक्रिया के द्वारा निर्मित प्रदूषकों को द्वितीयक प्रदूषक के रूप में जाना जाता है, जैसे कि ओजोन, SO2 आदि। तो ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 62, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का 10% नियम दिया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, लिंडमैन के द्वारा। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का 10% नियम लिंडमैन के द्वारा दिया गया था, और इस नियम के अनुसार एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, और शेष ऊर्जा वातावरण में लुप्त हो जाती है। फिर क्वेश्चन नंबर 63, जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जनजाति का अधिकतम प्रतिशत जिस राज्य में पाया जाता है वह है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मिजोरम। जनगणना 2011 के अनुसार
अनुसूचित जनजाति का अधिकतम प्रतिशत मिजोरम में पाया जाता है, जहां पे इनका परसेंट 94.4% है। फिर क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से भारतीय जनसंख्या की एक सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, किशोर जनसंख्या का आकार। भारतीय जनसंख्या की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं में से सबसे मुख्य विशेषता इसकी युवा जनसंख्या का आकार है और भारत वर्तमान में सर्वाधिक युवा जनसंख्या वाला देश है। फिर क्वेश्चन नंबर 65, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य के आदिवासियों की आबादी का प्रतिशत उसकी कुल आबादी की तुलना में सबसे अधिक है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मिजोरम। फिर क्वेश्चन नंबर 66, विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, नवीन मोड़दार पर्वतों में। विश्व की सबसे ऊंची चोटियां नवीन मोड़दार पर्वतों में पाई जाती हैं और नवीन मोड़दार या वलित पर्वतों की उत्पत्ति संपीड़न बल के द्वारा हुई है। रॉकी, हिमालय, इंडीज, एटलस ये सभी वलित पर्वतों के ही उदाहरण हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 67, जीवाश्म के आधार पर मानव उत्पत्ति केंद्र कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अफ्रीका के रिफ्ट घाटी। जीवाश्म के आधार पर मानवों की उत्पत्ति लगभग 25 लाख वर्ष पहले ऑस्ट्रेलोपिथेकस नामक वानरों के एक जीन से हुआ था और इन जीवाश्मों को पूर्वी अफ्रीका और अफ्रीका के रिफ्ट घाटी क्षेत्र से प्राप्त किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 68, अनधिवासी बस्तियां किस नाम से जानी जाती हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अनौपचारिक बस्ती। अनधिवासी बस्तियों को अनौपचारिक बस्ती के नाम से जाना जाता है और वर्तमान में विश्व में लगभग अरबों लोग अनौपचारिक बस्तियों में रहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 69, बुशमैन का निवास क्षेत्र है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कालाहारी। फिर क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से कौन सा शीत कटिबंध में आता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 71, यदि ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हैं तो ग्रीनविच के 30 डिग्री पूर्व में क्या समय होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, दोपहर 2 बजे। फिर क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से कौन सा शहर सबसे पहले सूर्यास्त का अनुभव करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सिडनी। भौगोलिक स्थिति के अनुसार जो स्थान सर्वाधिक पूर्व दिशा में होगा वहां पर सबसे पहले सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों होता है और दिए गए शहरों में सिडनी में सबसे पहले सूर्यास्त होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 73, भारत में चीनी उद्योग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। वर्ष 2021-22 के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश को पीछे छोड़ते हुए महाराष्ट्र चीनी उत्पादन में शीर्ष राज्य बन गया है। यानी वर्तमान समय में चीनी उत्पादन के मामले में महाराष्ट्र नंबर 1 पर है और वर्ष 2021-22 में महाराष्ट्र के द्वारा 138 लाख टन और उत्तर प्रदेश के द्वारा 105 लाख टन चीनी का उत्पादन किया गया है और उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा इथेनॉल उत्पादक बन गया है क्योंकि उत्तर प्रदेश में गन्ने के उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा इथेनॉल उत्पादन में संलिप्त हो गया है। इस वजह से ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मैंग्रोव वनों से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 75, पश्चिमी घाट उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में पाए जाने वाले वनों को चुनिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। पश्चिमी घाट उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं और उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को वर्षा वन भी कहा जाता है
और ये भूमध्य रेखा के पास के क्षेत्रों में पाए जाते हैं और यहाँ पर साल भर भारी वर्षा होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 76, निम्न में से किस राज्य में वन का विस्तार 75% से अधिक नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। क्योंकि भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार मध्य प्रदेश, नागालैंड इन राज्यों में वन का विस्तार 75% से अधिक नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 77, भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, K2 को। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर गॉडविन ऑस्टिन K2 है और काराकोरम श्रेणी में स्थित इस शिखर की ऊंचाई 8,611 मीटर है, जबकि भारत में स्थित हिमालय की सर्वोच्च चोटी कंचनजंगा है। फिर क्वेश्चन नंबर 78, भारत के पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, महेंद्रगिरी। दिए गए ऑप्शंस में पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है और यह चोटी उड़ीसा के गजपति जिले में अवस्थित है और इसकी ऊंचाई 1,501 मीटर है। फिर क्वेश्चन नंबर 79, निम्न में से कौन सा दक्षिण से उत्तर की ओर हिमालय पर्वतमालाओं का सही क्रम है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, पीर पंजाल, जांस्कर, लद्दाख और काराकोरम। ये दक्षिण से उत्तर की ओर हिमालयन पर्वतमालाओं का सही क्रम है। फिर क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से किसने भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, मैडम ब्लेवेटस्की और कर्नल अलकात ने। थियोसॉफिकल सोसाइटी एक अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक संस्था है और इसकी स्थापना 1875 ईस्वी में मैडम HP ब्लेवेटस्की और कर्नल HL अलकाट ने न्यूयॉर्क, अमेरिका में की थी और बाद में सन 1882 ईस्वी में अडयार यानी चेन्नई में इसका मुख्यालय बनाया गया और एनी बेसेंट 1907 से 1933 तक इसकी अध्यक्ष थी। फिर क्वेश्चन नंबर 81, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने मई 1897 ईस्वी में की थी और इसका मुख्यालय पश्चिम बंगाल के बेलूर मठ में है और यह मिशन स्वास्थ्य, शिक्षा, आपदा प्रबंधन एवं राहत, ग्रामीण प्रबंधन एवं आदिवासी कल्याण के लिए कार्य करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, S.A. डांगे नवयुग। ये जो ऑप्शन है वह सही सुमेलित नहीं है क्योंकि S.A. डांगे ने द सोशलिस्ट नामक समाचार पत्र निकाला था, न कि नवयुग। नवयुग नामक समाचार पत्र को मुजफ्फर अहमद ने निकाला था। फिर क्वेश्चन नंबर 83, सन 1872 ईस्वी में बिहार हेराल्ड आरंभ किया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बाबू गुरु प्रसाद सेन ने। द बिहार हेराल्ड बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र था और 1872 ईस्वी में इसका आरंभ बाबू गुरु प्रसाद सेन ने किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 84, भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बंगाल गजट। आधुनिक भारतीय प्रेस का प्रारंभ विलियम वोल्श द्वारा एक समाचार पत्र के प्रकाशन से हुआ था और 1780 ईस्वी में जेम्स अगस्टस हिक्की ने प्रथम समाचार पत्र प्रकाशित किया और इसका नाम द बंगाल गजट था। उसके द्वारा कंपनी के कर्मचारियों की प्रखर आलोचना करने के कारण 1782 ईस्वी में इसे बंद करवा दिया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 85, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता था कि उसके साम्राज्य की सीमा थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, चांदनी चौक से पालम तक। बहादुर शाह द्वितीय को बहादुर शाह जफर के नाम से भी जाना जाता है और ऐसा कहा जाता है कि उसके साम्राज्य की सीमा चांदनी चौक से पालम तक थी। फिर क्वेश्चन नंबर 86,
कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए? तो अपने प्रोविजनल आंसर की में आयोग ने इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए आरा को माना था, लेकिन फाइनल आंसर की में आयोग के द्वारा इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी पटना को माना गया है। और 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में विद्रोहियों के नेता जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह थे और उस समय कुंवर सिंह की आयु 80 वर्ष की थी और विद्रोह के समय उन्हें बिहार का सिंह भी कहा जाता था। फिर क्वेश्चन नंबर 87, 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी कैनिंग। गवर्नर जनरल के पद पर कैनिंग की नियुक्ति 1856 ईस्वी में हुई थी और 1857 के महाविद्रोह के बाद 1858 में एक अधिनियम पारित कर भारत का शासन कंपनी से ब्रिटिश सरकार ने अपने हाथ में ले लिया था और गवर्नर जनरल का पद नाम बदलकर अब वायसराय कर दिया गया था और वायसराय के पद पर कैनिंग 1858 से लेकर 1862 ईस्वी तक रहा था। फिर क्वेश्चन नंबर 88, समर्थ रामदास किसके गुरु थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए शिवाजी के। समर्थ गुरु रामदास महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत थे और ये छत्रपति शिवाजी के गुरु थे। फिर क्वेश्चन नंबर 89, महाराष्ट्र में वतनदार किस वर्ग को कहा जाता था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सामंत वर्ग। वतनदार सामंत होते थे और मराठा शासनकाल में इनका मुख्य कार्य कर की वसूली करना था और इनका पद वंशानुगत होता था। फिर क्वेश्चन नंबर 90, सरमजामी प्रथा किससे संबंधित थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मराठा भू राजस्व प्रथा से। फिर क्वेश्चन नंबर 91, जागीर बांटने की फिरोज शाह तुगलक की नीति के पीछे कौन सी शक्ति थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी परंपरागत विशिष्ट वर्ग को समर्पण। जागीर बांटने की फिरोज शाह तुगलक की नीति के पीछे की शक्ति परंपरागत विशिष्ट वर्ग को समर्पण था ताकि उलेमाओं एवं अमीरों को संतुष्ट किया जा सके जिससे कि वे राज्य के विरुद्ध विद्रोह न करें। फिर क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने फलों की गुणवत्ता सुधारने एवं फलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए दिल्ली और उसके निकटवर्ती क्षेत्रों में 1200 बाग लगवाए और जिससे राजस्व में भी वृद्धि हुई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 93, तारीख मुबारक शाही का लेखक याहिया सरहिंदी निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सैयद। तारीख मुबारक शाही के लेखक याहिया बिन अहमद सरहिंदी को सैयद वंश के सबसे योग्यतम शासक मुबारक शाह का संरक्षण प्राप्त था। फिर क्वेश्चन नंबर 94, राग विबोध ग्रंथ के लेखक का नाम बताइए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सोमनाथ। राग विबोध ग्रंथ के लेखक सोमनाथ हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 95, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश दिया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सारनाथ में। गौतम बुद्ध के द्वारा अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया गया था और यह उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित है और इसे प्राचीन काल में ऋषिपत्नम या मृगदाव के नाम से भी जाना जाता था और सारनाथ में दिए गए गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 96, महात्मा बुद्ध ने कहाँ महापरिनिर्वाण प्राप्त किया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी कुशीनगर। महात्मा बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व को मल्लों की राजधानी कुशीनगर में हुई थी और मृत्यु के समय महात्मा बुद्ध की अवस्था 80 वर्ष की थी और इनकी मृत्यु को बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहा गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 97, महात्मा बुद्ध की माता का नाम था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए महामाया। महात्मा बुद्ध की माता का नाम महामाया था। फिर क्वेश्चन नंबर 98, महावंश के अनुसार बिंबिसार किस आयु में सिंहासन पर बैठा था?
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। 15 वर्ष की आयु में। महावंश के अनुसार बिंबिसार 15 वर्ष की आयु में 544 ईसा पूर्व में मगध के सिंहासन पर बैठा था और इसने अंग राज्य को जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाया था और अवंती से मैत्रीपूर्ण संबंध भी स्थापित किए थे। फिर क्वेश्चन नंबर 99, मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जीवक। जीवक नामक चिकित्सक बिंबिसार के दरबार में रहता था। फिर क्वेश्चन नंबर 100, किसने सोचा था कि प्रथम बौद्धवादी काउंसलिंग राजगृह में ही होना चाहिए? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, अजातशत्रु। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के पश्चात मगध शासक अजातशत्रु ने अपनी राजधानी राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन 483 ईसा पूर्व में किया, जिसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। इस तरह आज के इस वीडियो में हमने बीपीएससी एडीओ के एक और प्रैक्टिस सेट को आपके साथ डिस्कस कर लिया है। और अगर आप बीपीएससी एडीओ के इसी तरह और भी प्रैक्टिस सेट को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।